नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर लिखा है कि इंडिया के 8 बिलियन रूबल अटक चुके हैं रशिया में। और अगर यहां पे आप एज्यूम कर रहे हैं अच्छा भाई सैंक्शन का इशू होगा, हमने पेमेंट करी होगी, पेमेंट अटक गई होगी किसी बैंक में, नहीं, ये उससे बहुत ही निराला केस है। और आप जान के सरप्राइज होंगे कि ये सब भी हुआ है। और अभी तो मैं आपको बता दूं, भारत का नुकसान हो सकता है कि बढ़े, और मोस्ट प्रॉब्ली बढ़ेगा। जो ये अमाउंट आपको दिख रहा है अभी 8 बिलियन रूबल, ये आराम से 12 बिलियन, इवन 20 बिलियन भी हो सकता है इन द नियर फ्यूचर। और आप अगर सोच रहे हैं कि अच्छा 8 बिलियन रूबल तो यूएस डॉलर में कितना हो गया, ये तो डॉलर्स में रफली आप मान के चल सकते हैं ये 125 से लेकर 130 मिलियन डॉलर्स के आसपास का अमाउंट है। और अगेन ये अमाउंट बढ़ता जाएगा। ये जो पैसा है इंडियन ऑयल कंपनीज का, सरकारी कंपनीज का अटक चुका है रशिया में। नाउ डिस्कस करेंगे यहाँ पे इसका रीजन क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 2022 का जो इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज है ये किस किताब के लिए दिया गया है। ये टॉपिक इंडिया में बहुत डिस्कस किया जा रहा है। इंडिया में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मैन बुकर प्राइज 2022 एक इंडियन को मिला है। तो बताइए यहाँ पर वो कौन सी किताब है, टूम्ब ऑफ सैंड, व्हाइट नॉइज, यूक्रेन फॉलिंग या फिर रेड नोटिस। कमेंट सेक्शन में करो उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। और जो लोग सही आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूंगा उनकी कमेंट को हाथ दे दूं ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। नाउ प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इंडियन जो सरकारी कंपनी है जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, उसके अलावा भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, इवन ओएनजीसी विदेश, इन सब कंपनीज ने रशिया की वेरियस जो ऑयल फील्ड्स हैं वहां पर स्टेक परचेज कर रखा है। कहीं पे 30% स्टेक परचेज कर रखा है, कहीं पे 23%। और जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इंडियन स्टेट ऑयल फर्म्स की रशिया में, ये करीब आपको 5.5 बिलियन डॉलर्स के आसपास मिलेगी। दिस इज अ ह्यूज अमाउंट। अब यहां पर नोटिस करिए, मैंने वर्ड यूज किया है स्टेक परचेज किया है। रशिया भी क्या करते हैं कि जहां भी इनके यहाँ तेल मिलता है, नेचुरल गैस मिलती है, वहां पर एक अलग से कंपनी ओपन कर देती हैं। उसका स्टेक ये लोग बेचते हैं इंडिया को, चाइना को या फिर किसी और कंट्री को। और जब भी आप स्टेक परचेज करोगे तो आपको उसके बदले में शेयर्स मिलेंगे। आज के समय मान लो अगर कोई आदमी इंडिया की स्टॉक मार्केट में जाता है और 10 रिलायंस के शेयर परचेज करता है, सिर्फ 10 गिनती के, तो चाहे उस आदमी के पास शेयर्स बहुत कम हो, मगर वो आदमी प्राउडली कह सकता है कि वो रिलायंस का एक शेयर होल्डर है, रिलायंस कंपनी में उसकी हिस्सेदारी है। और कल को अगर मान लीजिए रिलायंस का प्रॉफिटेबल ईयर जाता है, रिलायंस पूरे साल में ठीक ठाक प्रॉफिट कमा लेती है और डिविडेंड रिलीज करती है, तो उस आदमी को इन 10 शेयर्स के हिसाब से डिविडेंड भी मिलेगा। नाउ डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड देखिए एक कंपनी देती है अपने शेयर होल्डर को। तो यहां पर मान लीजिए जो आदमी है जिसके पास 10 रिलायंस के शेयर हैं, अगर रिलायंस का बोर्ड ये डिसाइड करता है कि ये साल अच्छा गया है, प्रॉफिटेबल रहा है, चलिए अपने शेयर होल्डर को ना पर शेयर हम देंगे 3 रुपए, तो इस आदमी को 30 रुपए मिल जाएंगे रिलायंस से। जो रिलायंस का शेयर इसके पास है उसकी वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, 1000 का 1500 हो गया, 2000 हो गया, वो अलग बात है, वो अलग कहानी है। मगर जो डिविडेंड है उसको अलग से मिलता है। आप कह लीजिए ये एक रिवॉर्ड होती है शेयर को होल्ड करने के लिए। तो जैसे रिलायंस डिविडेंड देता है, वेरियस और कंपनीज देती हैं डिविडेंड, चाहे अमेरिकन कंपनीज हो, इंडियन कंपनीज हो, डिविडेंड प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में बहुत कॉमन होता है। वैसे ही जो रशिया की वेरियस ऑयल फील्ड्स है, जो यहाँ पर कंपनीज अपना स्टेक बेचती है, अपने शेयर्स बेचती है, तो ये अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देती है। क्योंकि ऑब्वियसली देखो, रशिया में जो ऑयल मेकिंग कंपनीज हैं प्रॉफिट तो कमाएंगी ही, इनको करना क्या है, तेल खोद के निकालना है, उसको बेच देना है, प्रॉफिट का ही काम है। तो जो बहुत सारी इंडियन सरकारी कंपनियां हैं, इनके पास शेयर्स पड़े हुए हैं रशिया की सरकारी ऑयल फील्ड्स के, उनकी कंपनियों के। और काफी बार साल में 2-3 बार ना रशिया इंडियन कंपनीज को डिविडेंड पे करता था। ये डिविडेंड ऐसी होता है कि एक बारी का मान लो 60 मिलियन, 70 मिलियन, पूरे साल का आराम से आप मान लीजिए 200-250 मिलियन डॉलर के आसपास भी हो सकता है। तो अब रिसेंटली क्या हुआ है कि सिंस यूएसए ने रशिया को ब्लॉक कर दिया है स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से, तो रशिया जो ये डिविडेंड का पैसा है भारतीय कंपनियों को पे नहीं कर पा रहा। और ये सब देखो यूएस ने बहुत सोच समझ के किया है। यूएस ने अब ये सोचा कि अगर रशियन कंपनीज अपने इन्वेस्टर्स को, अपने निवेशकों को साल में लगातार डिविडेंड नहीं दे पाएगी, तो अपने आप क्या होगा कि रशियन कंपनीज में जो भी स्टेक है, इंडियन कंपनीज का, चाइनीज कंपनीज का, ये स्टेक बेच के निकलेंगे। क्योंकि डिविडेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट का। आप खुद सोच सकते हैं यहाँ पर हजारों करोड़ों रुपए का क्वेश्चन है और इन द फ्यूचर ये अमाउंट लगातार बढ़ता रहेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आज से 1-2 साल बाद ये 1 बिलियन डॉलर्स के आसपास का अमाउंट भी बन जाए।
मगर अभी के लिए मैं कहूंगा यूएस को सक्सेस नहीं मिली है। किसी भी मेजर कंपनी ने, किसी भी मेजर सरकारी कंपनी ने रशियन ऑयल फील्ड्स का, रशियन ऑयल कंपनीज का स्टेक बेचा नहीं है, चाहे इनका डिविडेंड अटक भी क्यों ना गया हो। अब यहां पर आपका क्वेश्चन होगा कि ठीक है, इंडियन कंपनीज, इवन चाइनीज कंपनीज धैर्य दिखा रही है, किसी ने रशिया में स्टेक बेचा नहीं है, मगर हमारे डिविडेंड का होगा क्या? ये पैसा हमको इवेंचुअली मिलेगा कैसे? देखो, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, घूम फिर के अंत में कोई बड़ी बात नहीं है, सोल्यूशन ये निकल जाए कि चुपचाप इंडिया रशिया को ये कहेगा कि जो यहाँ पर अमाउंट है ना, जो आपको हमें पे करना है डिविडेंड के रूप में, इसको आप हमारी पेमेंट समझ लो ऑयल के लिए, और इसके कुछ ऑयल के बैरल्स हमको और भेज दो। ऑलरेडी हम देख रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ क्वांटिटी में रशियन ऑयल आ रहा है इंडिया की तरफ। ऑलरेडी आपको याद होगा, मैंने वीडियो बनाई थी कि रशिया अब 4th लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन चुका है इंडिया का इन द लास्ट 1 मंथ। कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया आराम से सेकंड या फिर इवन फर्स्ट स्पॉट पे भी आ जाए, क्योंकि जिस स्केल पर इंडिया परचेज कर रहा है रशियन ऑयल, इट हैज नेवर बीन सीन बिफोर। और इंडिया को देखकर अब तो श्रीलंका भी स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ, रिसेंटली श्रीलंका ने भी रशियन ऑयल परचेज किया है, और श्रीलंका के लिए अच्छी बात यह है कि इनके पास यूएस डॉलर है नहीं, रशिया यूएस डॉलर एक्सेप्ट कर नहीं सकता, तो राम मिलाए जोड़ी है। दोनों कंट्रीज फोकस कर रही है बार्टर सिस्टम पे कि श्रीलंका चाय की पत्तियां या फिर कुछ और एक्सपोर्ट करेगा रशिया को, कुछ बेसिकली टेंजिबल आइटम देगा रशिया को, उसके बदले में रशिया ऑयल देता रहेगा श्रीलंका को। नाउ एक क्वेश्चन यहां पर आपका यह भी आ सकता है कि मगर हम लोग रशिया से सीधा रूबल ही क्यों नहीं ले लेते? दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। रूबल ले लो, आरबीआई में पैसा रख दो, हम कहेंगे कि ठीक है विदेशी मुद्रा है। और अभी पिछले कुछ महीनों में तो रशियन रूबल दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी बन चुका है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि रूबल बहुत ही तेजी से उठेगा, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने कंडीशन रख दी थी कि अगर रशिया से नेचुरल गैस परचेज करनी है तो पेमेंट रूबल में ही करनी होगी। तो यूरोपियन देशों ने ही रूबल की वैल्यू इतनी उठाई कि आज के समय $1 के मुकाबले रूबल की वैल्यू है 65, मतलब कि इंडियन रुपीज से भी ताकतवर है आज के समय रशियन रूबल। मगर जो ये ताकत है टेम्परेरी है। टेम्परेरी इसलिए है क्योंकि यूरोपियाई देश कोशिश ये कर रहे हैं कि धीरे धीरे रशिया पर जो डिपेंडेंस है इनकी ऑयल नेचुरल गैस को लेकर, ये खत्म हो, ये ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं यूएस की तरफ। और जिस दिन मैं आपको बता दूं, जो मेजर परचेजर हैं रशिया के नेचुरल गैस ऑयल के, जैसे कि जर्मनी है, उसके अलावा फ्रांस भी आप कह सकते हैं, जैसे ही इन कंट्रीज़ ने परचेज करना बंद कर दिया रशिया से ऑयल नेचुरल गैस, रशियन रूबल कोई बड़ी बात नहीं है, वापस गिरना स्टार्ट कर दे, फिर से आपको पर डॉलर ये 100-150 के आसपास दिखे, इट कैन वेरी मच हैपन। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है कि हम लोग अभी रूबल क्यों नहीं ले रहे रशिया से, क्योंकि रूबल अभी के लिए तो स्ट्रांग लग रहा है, इट इज द स्ट्रांगेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड, ऐसा बाउंस बैक कहीं पर दिखा नहीं। मगर ये काफ़ी टेम्परेरी इशू है, कोई बड़ी बात नहीं है, कल को रूबल झटका दे दे, और ऑफ कोर्स जब इसकी वैल्यू गिरेगी तो उसका नुकसान हमको भी होगा। तो इसलिए फॉर द टाइम बीइंग ना हम रूबल ले रहे हैं, डॉलर ले नहीं सकते। बात यही चल रही है कि इस डिविडेंड अमाउंट को कई और किसी और रूट के थ्रू हम इंडिया के लिए यूजफुल बना पाएं। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली किस किताब को मिला है मैन बुकर प्राइज ऑफ 2022? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, द टूम्ब ऑफ सैंड। और बहुत ही विचित्र बात है कि ये पहली किताब है जिसको इनिशियली लिखा गया था हिंदी में, बाद में एक अमेरिकन ने इस किताब को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और फिर इस किताब को मिला मैन बुकर प्राइज। यहाँ पर आप देख पाएंगे गीतांजलि श्री की किताब है टूम्ब ऑफ सैंड, और इस किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने। और सिर्फ ट्रांसलेशन का ही इनको इतना नाम मिल गया कि आज के समय बुकर प्राइज इन्होंने शेयर किया है ओरिजिनल ऑथर के साथ। अपने आप में हिस्ट्री बनी है, पहली बार है कि एक हिंदी ट्रांसलेटेड किताब को इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज मिला है। तो याद रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, बैंक, एसएससी, नीट, आईआईटी, जेई, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, तो क्लिक करिए बैंक सब्सक्रिप्शन डायरेक्ट लिंक पर, और यहाँ पे आपके सामने ये जो पेज है खुल जाएगा, और इसके थ्रू आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं 12 महीने 24 महीने का कोर्स। और यहाँ पे ऑलरेडी कोड PD10 लगा हुआ है, जिससे प्राइसेस गिर चुके हैं। देखो, कोड जब आप PD10 नहीं लगाते तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, मगर जैसे ही कोड यहाँ पर आप PD10 लगाओगे द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो हमेशा यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।